इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी के कत्ल के बाद ना तो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी साहब की फैमिली किसी तरह से सामने आ पा रही थी, ना किसी मीडिया पे उनका कोई इंटरव्यू सामने आया, और ना अदील की फैमिली मीडिया पर सामने आई। लेकिन मेरे साथ इस वक्त इर्तज़ा भट्ट मौजूद है, जिन्होंने इस केस पर काम करते हुए ना सिर्फ सैफुल्लाह खान नियाजी साहब के बेटे से बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया, बल्कि अदील के वालिद, उनकी वालदा और उसकी दीगर फैमिली से भी बातचीत की, और फिर ये बजाते खुद जाके अदील से ज़ेरे हिरासत मुलाकात करके भी आए हैं। इर्तज़ा भट्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस केस पे डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं, और इन तमाम अहबाब से, मतलब कि सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब के बेटे गालिबन जाबिर खान उनका नाम है, बाबर खान उनका नाम है, उनसे मुलाकात की, फिर अदील के वालिदैन से मुलाकात की, और फिर अदील से मुलाकात करके आए हैं। इन तमाम लोगों से मिलने के बाद इर्तज़ा भट्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब के जो जिसने कत्ल किया अदील, उससे कैसे मुलाकात हुई और ये मुलाकात कहाँ पे? जी बिल्कुल, अली हमजा साहब एक वकील है, मलिक उस्मान साहब उनका नाम है, वो ह्यूमन राइट्स के वकील हैं। वो ऐसे ही लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिन्हें पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि ऐसे ज़्यादातर केसेस हमने देखे हैं, उन्हें पुलिस मुकाबला में जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो तमाम इस केस के लिए थाना शेराकोट जाते हैं, क्योंकि FIR में थाना शेराकोट लिखा होता है। ठीक है। वहाँ पे जब मलिक साहब मोहर के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं यहाँ पे अदील का क्या बना, क्या उसको जुडिशल कर दिया गया है, क्या मामला है, कहाँ पे है वो? तो मोहर कहता है जी मुझे तो इस केस के बारे में पता ही नहीं है, आप IO के पास जाएं। IO के पास जब जाया जाता है, IO वहाँ पर नहीं होता, SHO साहब वहाँ पर होते हैं, वो भी टाल मटोल का जहाँ पे सहारा लिया जाता है। यानी कि इन शॉर्ट के वो यूनिफॉर्म में वहाँ पर होते हैं, उनको कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं जाती कि अदील यहाँ पर है भी या कहीं और, या कोई और इदारे उसको उठा के ले गए हैं। इसके बाद मलिक साहब बाहर आते हैं और हवालात के पास पहुँचते हैं। उनकी छठी हिस्सें काम करती हैं, वो अपने तौर पे ऊंची ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाते हैं, अदील 2-3 दफ़ा आवाज़ लगाते हैं। तो एक हल्का सा सर जो है वो सलाहों के पास आता है, जो घुटनों के बल बैठा होता है, और कहते हैं जी कौन आप? उन्होंने कहा अदील आप ही हैं? उन्होंने कहा जी अदील मैं ही हूँ। मतलब कि हवालात, मतलब कि थाने के अंदर जो हवालात मौजूद थी, हवालात के करीब जाके वो आवाज़ साहब ने आवाज़ लगाई कि अदील कौन है, अदील कौन है। तो करीब आया तो आपको पता लग गया कि अदील है, यहीं पे बंद वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पर 8-10 और भी वहाँ पर जो थे कैदी मौजूद थे। मलिक साहब उसे पूछते हैं जनाब आपसे कोई तशद्दुद हुआ है? उसने वहाँ पर उन्हें ये कहा कि मुझ पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है सच या ये झूठ है। अलबत्ता वो इस पूरी गुफ्तगू में 3-4 मिनट की गुफ्तगू में वो अपने टांगों के बल बैठा ही रहा, मतलब खड़ा नहीं हो गया। उसके बाद उससे पूछा गया कि जनाब खाना शीना तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर? उसने कहा जी मिल रहा है। फिर पूछा गया तुम्हें अदालत गए हो? पेश के सामने पेश? उसने कहा जी बिल्कुल मैं पेश हूँ, और मेरा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हुआ है। ठीक है, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके बाद जनाब उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील वगैरह है या नहीं है? उसने कहा जनाब मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता, मेरे आप घर वालों से बात करें। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा वकील बनने के लिए तैयार हूँ बेलौस, तुम चाहते हो तो मैं वकालतनामा अपना लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं आप मुझे तो कोई पता नहीं, आप मेरे घर वालों से बात करें। फिर उनकी फैमिली से मुलाकात होती है। ठीक है, ये वो मुलाकात थी जो ज़ेर हिरासत हवालात में आपकी अदील के साथ हुई, वकील साहब की मौजूदगी में हुई। ठीक है, आपने भी कोई सवाल जवाब देखा या क्या तासुरात थे, आपने क्या नोट किया? अपना अली हमजा भाई, एक तो हमारे पास राइट नहीं था, क्योंकि हम भी इस चीज़ का एहतराम करते हैं। आप वकील साहब के साथ मौजूद थे? मैं वकील साहब वहाँ पे कह रहे हम साइड पे रोकर वहाँ पर देख रहे थे। क्या तासुरात क्या थे, आपने क्या देखे? तासुरात ये थे कि जनाब हमारी कोशिश ये होती है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखें। मुझे बॉडी लैंग्वेज से जो चीज़ लगी वो काफ़ी इत्मीनान में मुतमईन था, जिस तरह पहले रोज इंटरव्यू में था। लेकिन थोड़ा सा ना उसके चेहरे पे डर तो एक होता ही है, जब आप हवालात में जाते हैं और बाहर की लाइफ, थोड़ा बहुत सहमा हुआ था, चुप के वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन वो पूछा मलिक साहब ने कि तुम पूरे तमाद हो, कॉन्फिडेंट, तुम ठीक हो? मतलब उन्होंने कहा ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अदील जो कि इस वक्त ज़ेरे हिरासत है, हवालात में बंद है, क्या उसको पता था कि ये केस बाहर इतना ज़्यादा नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। और क्या उसकी फैमिली अभी तक उससे एक बार जाके हवालात नहीं मिल के आई? मतलब कि उसको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है? वो समझना मैं मर्डर करके अंदर आ गया हूँ, बाहर की दुनिया से वो कट ऑफ ना उसे बताया जा रहा था, ना उसको कोई इस हवाले से, और ना हमने भी बताने की कोशिश की है कि इतना डिस्कस हो रहा है कि मैं कोई बार 30 मार का आया हूँ। काम तो बहुत अच्छा नहीं करके आया, अल्लाह माफ करे, एक कत्ले ना हक करके आया। अगर बदजुबानी बदकलामी जो भी था, यहाँ पे इदारे मौजूद है, आप कंप्लेन करते, आप किसी भी शख्स, कोई भी शख्स कानून हाथ में लेके कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। हरकत बहरहाल बहुत ही गलत करके आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कंप्लीट कर लें, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी हमजा भाई, क्योंकि जब ये मर्डर होता है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का, तो मैं जब मौके पर वहाँ पर पहुँचता हूँ, हम वहाँ पे अपनी कवरेज करते हैं, तो वहाँ पर हर दूसरा शख्स जो आपने भी किया कि वो सैफुल्लाह बदजुबानी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन मेरी जब गुफ्तगू हुई ज़ुबैर नियाज़ी, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे बाबर खान के साथ, वो बड़ी तरीही
सब गुफ्तगू थी। अच्छा, क्या कहते हैं? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है मैं किस बात में, केस का रुख ही मोड़ दिया पूरा। मतलब कि सैफुल्लाह खान न्याजी साहब के जो बेटे हैं बाबर खान, वो जिनकी एक मुद्दयत में, वो एक ही बेटा उनका, जिसकी मुद्दयत में मुद्दयत एफआईआर केस दर्ज हुई है, अच्छा उनसे जी, क्या बात हुई है? अच्छा, क्यों मैं- सामने क्यों नहीं आए? किसी को मैं पता भी ही बात नहीं करता चल हूँ पाया आपको। कहाँ है। मेरी बाबर खान न्याजी साहब से गुफ्तगू कॉल पे टेलीफोनिक रब्ता होता है। मैं कहा जी बाबर साहब, सबसे पहले तो हम अफसोस में शामिल हैं कि आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नुकसान हो गया। जी जी बिल्कुल। मैं कहा जी अदील का ये कहना है कि आपके वालिद साहब तो उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते थे और उसने दिल बर्दाश्ता हो के उसने इंतहाई कदम उठाया, इंतहाई जो है कदम उठाया। तो उसने कहा जनाब आपके पास बस कहानी का एक रुख पहुंचा है, दूसरा रुख मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने अदील को अपना बेटा बनाया हुआ था। अच्छा, जैसे बाप ने अच्छा कहा, मैंने भी उस टाइम अच्छा ही कहा उनको ऐसे। मैं कहा जी कि आप कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्हें कहा जी अगर आपको नहीं यकीन तो जो अदील के जहाँ पे शेरा कोट में इसकी दुकान है, आप मुतलका तीनों थानों में जाकर पता करें कि वहाँ पे सैफुल्लाह न्याज़ी बाकायदा तौर पे हर एसएचओ को, हर ऑफिसर को ये कह के तारुफ करवाया हुआ अदील का कि ये मेरा दूसरा बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी भी इंस्पेक्टर को या एसएचओ को या जो है डीएसपी को क्यों जरूरत पड़ेगी मुतलका थाने में बताने की कि ए भी मेरे बेटियां था? अच्छा, अब हाँ, ये आपको बात बताऊं। अब कहानी को अगर आप लिंक करें तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ्रंट मैन के तौर पे भी अदील इसके काम करता था। हाँ, जैसे कि ये बिजली के बिल का भी बिजली का वाक़या बिल गुज़र आया, इकट्ठे करना है, उसके अलावा इर्द गिर्द में जो भी इसके मामला थे, लेन देन कहीं के, से कोई तो रिकवरी है या कहीं पे कोई वो पैसे फिर भिजवाने वो लाजिम बात है। अदील फिर कहता होगा ना कि मैं जब फलां जगह जाता हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे लोग तंग करते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से मेरी छठी ये कह रही है कि शायद इस हिसाब से सैफुल्लाह न्याज़ी साहब ने ये इंट्रोडक्शन करवाया होगा कि मेरा बेटा मुख्तलिफ है। थानों में। अच्छा, मुख्तलिफ 3 थानों का क्या वैसे ये बात बड़ी अजीब मुझे लगी है, मतलब कि किसी भी इंस्पेक्टर को क्यों जरूरत पड़ेगी किसी भी थाने में जाके अब बताने? मुझे नहीं पता बाबर खान न्याज़ी साहब ने किस एंगल से कहा। उन्होंने कहा जनाब देखो जिस तरह मैं इनका बेटा हूं ना, मुझे उन्होंने हर जगह बताया ये न्याज़ी साहब का बेटा है, इस तरह ये भी बेटा इसके हवाले से भी बताया हुआ था कि पुतना तना है। ठीक है। कहते उसके बाद उन्होंने कहा जनाब आप ये बात करते हैं कि वो गालियां निकालते थे, उन्होंने कहा जी वो जबान के कड़वे थे पर दिल के वो साफ थे। उन्होंने बाकायदा इसको दुकान तक डाल के दी थी। अच्छा, ये कहना है बाबर न्याज़ी साहब का। मतलब कि जो दुकान थी वो भी सैफुल्लाह न्याज़ी ने डाल के दी थी। अच्छा, रेंट रूंट कोई नहीं ले रहे थे? अब ये उन्होंने भी बात ना वो ऐसे ही की कि बंदे को क्या बात कहें। उसके बाद कहते हैं जी जनाब आप वो अदील से इतनी मोहब्बत करते थे कि बाद औक़ात जब मैं कोई शॉपिंग करता था अपने लिए तो मुझे वो कह देते थे तू की करना पे है, तो मैंने कहा भाई मैं कपड़े लेने वहाँ और यार मेरे दूजे मुंडे दिल से कोई शय खरीद नहीं। अब ये मैं क्या उस पर ट्रस्ट करूं? मैंने कहा ठीक है जी सर आपका ये सारे मामला था। मैंने कहा सर आप हमें वीडियो लिंक पर आकर इंटरव्यू दें ताकि हम आपका चेहरा भी लोगों को दिखाएं, आपकी गुफ्तगू भी सुनाएं। उन्होंने कहा जनाब मैं तो इस वक्त मियाँ वाली में मौजूद हूँ, मैं लाहौर आऊँगा तो फिर आपको टाइम दूंगा। फिर मैंने आज भी राब्ते की कोशिश की, कल भी कि फिर नहीं हो सका। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो आपकी सैफुल्लाह खान न्याज़ी साहब के बेटे और आपकी अदील के साथ मुलाकात के हवाले थे। मुझे बताएं कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आप अदील के वालिद साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर गालिबन आपकी उनकी वालदा से भी इंटरव्यू हुआ है। वालिदैन क्या बता रहे हैं, वालिदैन के ऊपर क्या क़यामत गुजरी? क्योंकि अदील ने ये कत्ल करने की प्लानिंग अपने घर वालों के साथ नहीं शेयर की होगी, अगर की होती तो उसको मना कर देते क्योंकि उनका भी मेरा अकेला बेटा है, 2 बेटे एक छोटा बेटा है। अच्छा, और अदील आगे भी शादीशुदा है, उसकी अपने भी छोटे बच्चे हैं और बता रहे हैं कि शायद उसकी जो बीवी है हामला है। तो वो मतलब कि घर वालों पे क्या क़यामत गुजरी और घर वालों में क्या माहौल था? मैंने 2 इंटरव्यू सेपरेट किए। मैं कहा दोनों का एक वालदा का और एक वालिद साहब का। ठीक है। वालिद साहब से जब मैंने गुफ्तगू की, मैं कहा जी अंकल जी सही दसना वजह की बनी। उन्होंने कहा बेटा गालम गलोच। मैं कहा नहीं ऐ नहीं हो सकती। 10 साल तो खा रहे थे, आज की है? मैं कहा जी पहले मैंने ये पूछा कि इनका इसके साथ रिश्ता कितना पुराना है। उन्होंने कहा जनाब को 2-2.5 साल हो गया ये इसका रिश्ता हुआ है। अब वो भी बातें छुपा रहे हैं बीच में। अच्छा, मैं कहा वजह क्या बनी? कहते गालम गलोच। मैं कहा गालियाँ तो वो डेली निकालता था, हर बदला कहता है डेली गाली निकालता था, तो वजह फिर गाली गलोच की वजह तो नहीं है। कहते हैं जनाब, मैं कहा सही बताएं। कहते हैं वो जनाब अपनी दुकान से वापस आता है 8:30-9 बजे रात के करीब दुकान बंद करके, इसको फोन आता है न्याज़ी साहब का, ये उठा के वो गालियां निकाल कहते हैं तू मैंने पैसे कट क्यों दे के गए? वो जो बिजली वाला मामला था 500 रुपये बिजली चोरी की मामले में जो बिल इकट्ठे हुए थे उसमें 500 रुपये कम दे के आए। ठीक है। तो बस ये बात मुझे उनके वालिद ने नहीं बताई क्योंकि ये तो मुझे पता था, तो इसलिए मैंने ज्यादा उनको पूछा। लेकिन उसने फोन पे यही कहा कि पैसे क्यों कर दे के? उन्होंने कहा चाचू मैं, कहता चाचू ही था सैफुल्लाह न्याज़ी साहब को, चाचू मैं तुम कल दसना आ गया मैं घर आ गया। गाली आ गई, इसने फोन काट दिया। वो न्याज़ी साहब उस टाइम लगता बहुत ज्यादा हाइपर होंगे, उन्होंने फिर कॉल मिला दी। फिर उन्होंने इसकी बहन की गालियां निकाली, इसकी माँ की गालियां निकाली और इसको इसकी बेटियों के हवाले से भी गंदा कुछ किया, जो कहना है अदील के वालिद का। अब उनका कहना है कि जनाब जब ऐसे अदील बात सुन रहा था, उसका क्योंकि नोकिया का आम सा मोबाइल है सादे वाला, तो उसके बाहर रिंगर से वो तमाम आवाज हमें बाहर भी महसूस हो रही है। या तो लाउड स्पीकर, बहुत से लोगों का अगर स्पीकर काम नहीं कर रहा तो लाउड स्पीकर कर लेते हैं। कहते तब हमने पहली दफा देखा कि अदील साथ साथ रो रहा था।
अच्छा, जो अदील को गालियां पड़ रही हैं वो आवाज फैमिली बाहर आ रही है, लेकिन उस वक्त अदील कहते फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो गालियां जो है बकायदा हमें बाहर तक सुनाई दे रही थी। इससे पहले गालियां पड़ती थी इसको दुकान की और अदील रोने लगा ना, कहते अदील की आंखों में आंसू और घर से वो बाहर चला गया। कहते उसके बाद वो आता है नॉर्मल मूड में आया, हमारे पास बाद में आया तो बैठा है, चुप उठा है। उसके बाद जनाब हमें सुबह अगले दिन ये खबर मिलती है कि मर्डर हो गया। मतलब वो सुबह निकल गया, किसी को नहीं पता कब गया। नहीं, अच्छा, अब जो मैंने बाबर खान न्याजी साहब ने जो मुझे बताया हुआ था कि ये इसका मेरा बेटा है, मैंने उसके बाप से कंफर्म किया। मैं कहा जी वो मेरी तो न्याजी साहब के बेटे से गुफ्तगू हुई है। वो कहते हैं पुतना तना रखे कि अदील को तो मैंने बेटों की तरह रखा था। उन्होंने कहा जनाब वो बेटा नहीं, वो उनका नौकर बना हुआ था वहाँ पे, और मुफ्त नौकर था। मैं कहा वो तो कहते हैं बस को खर्चा पर्चा देते थे, दुकान टिकट लेके दी थी। उन्होंने कहा दुकान तो हमने बजाज न्याजी साहब से ली हुई है, हम तो किराया देते हैं, वो एक रुपया इसने कभी जिंदगी में आज तक नहीं दिया। ठीक है, ये कहना था अदील के वालिद का। कोई पैसे नहीं, बस वर्दी के ताकत में, और चाले तू ऐ काम कर, चाले तू ऐ काम कर, और अब अली हमजा भाई ये तो थी उनकी वालिद की गुफ्तगू। ठीक है, लेकिन जब मैंने वालदा से गुफ्तगू की तो उनके मुंह से एक बात निकल गई, वो भी मैं आपको सामने रखता हूँ। जब मैंने उनकी वालदा से पूछा, माँ जी देखो मामा ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਦੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं क्या, मैं सुनिया कि न्याजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਐਡਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਓਾਂ ਵਜਾਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਤੀ ਹੈ ਅਦੀਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆगे से अदील है। मैं कहा चाचू पुलिस ही है ना, मैं तभी मैं यार बनाया है अपना। ठीक है, अब अदील को इसका मतलब पता था, अदील ने अपनी मर्जी से दोस्ती रखी हुई थी। फिर मैंने कहा जी अदील ते फ्रंट मैन का इल्जाम भी लग रहा है थोड़ा बहुत कि ਉਹਨਾਂ से पैसे पूसे हाँ इकट्ठे करता सी। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब थे, वो भी बैठे हुए थे, सीनियर हैं, उन्होंने भी सवाल पूछे। उन्होंने सवाल पूछा कि अदील रातों बाहर भी रहा, कोई दो रात बाहर गया है, अदील कहीं घर से बाहर भी रहता। आपको पता शाहिद साहब की ट्यूनिंग कैसी होती है, वो अपने तरीके से सवाल पूछ लेते हैं। उसकी माँ कहती हाँ हाँ हाँ, एक दफ़ा ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦੀਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਖੋਸ਼ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਖਾਧੀ ਏ, ਅੱਜ ਚਾਚੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अब ये चाचू कौन है? सैफुल्लाह न्याजी। यानी कि चाचू के पास जिसे एक जानिब ये कहा जा रहा है कि वो बंदा गालियां निकालता था, वो बंदा बदजुबान था, वालिद साहब कह रहे हैं उसे जानते नहीं थे, लेकिन वो क्या घर भी छोड़ने आ रहा है, उसके पास रह भी। और ये हम अपने पास से ब्लंडर नहीं कह रहे, दो दफा तो वो है जो हमें किसी बंदे पक्के सोर्स वाले बंदे ने बताया था, और हमने फिर इनसे पूछा ये अदील यहाँ पे रुक जाया करता था। ठीक है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अदील की जो उससे जो दोस्ती थी, एक तो उम्र का गैप बहुत ज्यादा था, बद जुबानी बद कलामी के बावजूद वो कभी उसको छोड़ने भी चले जाता था, और कभी अदील अपनी मर्जी से यहाँ पे रात रुक भी जाया करता था। एक दफा रात रुका था वहाँ पर उनकी माँ के बदौलत, एक दफा रुका। और आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने बताया कि एक दो बार वो यहाँ पे रुका, और खाना खुना भी ऊपर खाना जाके, ये सारे मामला था। अगर आप दोनों बातों में दोनों चेहरों की गुफ्तगू सुने, सैफुल्लाह न्याजी के बेटे की भी और अदील की, आपको थोड़ा बहुत तो नजर आएगा कि कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। हाँ, बस वो अब हर शख्स अपनी जो है ना एंगल वाली स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ बता देगा, बाकी जो दूसरी चीज होगी उसको नहीं बताएगा। अच्छा, यहाँ पे जो तकलीफ थे, जो लम्हा था ना अली हमजा भाई, वो ये था, उसकी माँ कहती है कि पता नहीं क्यों उस दिन हमेशा की तरह मैं अपने बेटे को जब उठाती थी वो उठ के तैयार हो चले जाता था। कहती मैंने अपने बेटे को उठाया, वो उठा ही नहीं उस दिन। अच्छा, जिस दिन ये वारदात डलनी थी, हाँ, जिस दिन उसने जाके कत्ल करना था, कहती मैंने अपने बेटे को उठाया, वो टाइम हो दुकान से नहीं जाना था, कहते वो अल्लाह की तरफ से नहीं उठा। कहती मैं 15 मिनट बाद टाइम देखा, मैंने कहा बेटा पुत्र तक उठा ही नहीं। कहते मैं दोबारा उठाया जाके तो होश में उठा, जी माँ जी वो तो काम तो नहीं जाना, हाँ वो जाना, आज तो मैं लाजमी जाना, आज तो मैं जाना है। वो उठा, वहाँ पे माँ ने क्या पुत्र नाश्ता बनाता मैं तेरे वास्ते, कहने का नहीं माँ जी तुम मैंने बस खाली मिल्क शेक बना दियो। अच्छा, मैं मिल्क शेक पी के मैं जा रहा वहाँ। तो उसके बाद कहते जब ये गया वहाँ पर, तो हमें घंटे के बाद 8:30 बजे घर से निकला, हमें घंटे के बाद कॉल आ गई, ये वारदात पढ़ के हम कामना शुरू कर दिया, हमने ये सारे वारदात कत्ल ही कर दिया। मैं कहा ये कहती है बस, मैंने कहा आप बताएं क्या वजह हो सकती है, माँ से ही मैंने ज़्यादा पूछा, उसने कहा ये वही वजह कि रात को गालियाँ पड़ी हैं, तो उस गालियों को उसने बदला लेने के लिए वो तैश में आ गया, वो मतलब कि सोया रात को, वो चीज़ें चलती रही। अच्छा हमजा भाई, यहाँ पर ना आप भी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे ना हमारा
दुख अदील के साथ है ना सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ भाई है। रिपोर्टर तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको भी जन्नतों में जगह दे और इनके घर वालों को सब्र दे जो हक है। लेकिन उसकी माँ ने आखिरी में जो किया ना, मैं सर मैं मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए। ये उसने हाथ जोड़े हैं, ये कैमरे के आगे आई है, उसने कहा मैं ये कहती हूँ कि मेरे बेटे को जो उसने गुनाह किया है वो सजा दो, उसको इनकाउंटर ना कर देना। अच्छा, मतलब कि उसकी माँ, जाहिर बात है कि डर था, लोगों ने कहा होगा ना कि पुलिस वाले तेरे मुंडे को मार जो है ना, देंगे। लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना डरा भी मतलब देते कि हैं वो हर बंदे की अपनी even कि वो कहानी। दाने मार, उसने कहा जनाब मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की बात छूटे, जो सजा बनती है ना कानूनी तौर पे जो कानून कहता है उन्हें वो सजा देना, मेरे पुत्र ना हक ना कत्ल कर देना। ठीक है, बहरहाल ये तो दरख्वास्त पूरे पाकिस्तान की है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेके और कानून को बिगाड़ कर अपने तौर पे फैसला करके जो भी मामला था उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसने कत्ल किया, उसको बहरहाल इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। एक नाहक कत्ल था, अगर कोई बदजुबानी बदकलामी या कोई गालियों का मामला था, आप उनकी कंप्लेन कर सकते थे, आप थाने में जा सकते थे उनके खिलाफ, आप अदालत जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप फैसला करें कि नहीं मैं उसको जो छड़ूंगा ही नहीं और मैं मार दूंगा, तो वो एक जो है कत्ल नाहक था। वो जैसे भी शख्सियत थे उनका मामला उनके साथ, अल्लाह ताला उनका खुद हिसाब करेगा। बहरहाल एक शख्स जो इस जहान फ़ानी से चला गया, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ करे और उसको जो है उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल ये क्योंकि तमाम लोग जो अहले इलाका हैं वो बता रहे हैं कि वो किस किस चीज़ को फेस किया करते थे और क्या वजूहात बनी। तो बहरहाल हमारे साथ इर्तिज़ा भट्ट मौजूद थे जो अदील समेत तमाम जो इस पूरे वाक़े में मुतासरा ख़ानदान है उनसे मुलाकात करके आए और मुतासरा ख़ानदान से क्या क्या गुफ्तगू हुई, इन्होंने हर शख्स के हवाले से अलग-अलग बड़ा तफसीली अंदाज में बताया। और बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए और इसी तरह से लगे रहें। बहरहाल ये तमाम तफसीलात हैं और आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।